हाँ जी स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारा द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। उसका टॉपिक है अरब स्प्रिंग। देखो ये क्या है। कहते 21st सेंचुरी में एमर्ज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स फॉर डेमोक्रेटाइज एंड डेमोक्रेटाइजेशन वेस्टर्न नेशन। कहते 21st सेंचुरी में न्यू डेवलपमेंट्स हुई कहाँ पे? वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में। वेस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज आ जाते हैं बेटा? तो उस तरफ वाले ईरान इराक वाली साइड वाला वो वेस्टर्न एशिया है। कंट्री कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। अफगानिस्तान से उस तरफ वाला वेस्ट एशिया, ठीक है। तो कहते हैं वेस्ट एशिया में कई नई डेवलपमेंट्स देखने को मिली। लोगों ने डेमोक्रेसी को फेवर करना शुरू कर दिया वहां के, और डेमोक्रेटाइजेशन डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा वेस्ट एशियन कंट्रीज। ऐसा ही एक इवेंट है, एक घटना हुई जिसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। ये घटना हुई थी बेटा 2010 में। वहां पे एक तुनीशिया एक जगह है, तुनीशिया। आप मैप में भी चेक कर लेना, मैं भी आपको देख के दे दूंगी। तुनीशिया एक जगह है, वहां पे वो मेन रूट है, वो जड़ है जहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, जहां से स्ट्रगल शुरू हुई तुनीशिया से। स्ट्रगल किस बात को लेकर शुरू हुई? करप्शन को लेकर, कि वहां के तुनीशिया के लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दी भी देश में इतनी करप्शन है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है और देश में गरीबी भी है। वाज स्टार्टेड बाय द पब्लिक। तो वहां की पब्लिक ने जब पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दी, तब ये चीज अरब स्प्रिंग का रूट था, जड़ थी ये चीज, जब तुनीशिया में इस तरह की पब्लिक मूवमेंट शुरू हुई। आगे 1 मिनट में स्क्रीन चेंज करती हूँ, वेट करो। तो देखो तुनीशिया की मैं बात कर रही हूँ, और ईयर कौन से की बात कर रहे हैं हम? 2010 की। तो वहां पे स्ट्रगल की लोगों ने करप्शन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ और पॉवर्टी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ वहां पे लोगों ने स्ट्रगल शुरू की। और ये चीज जो थी एक पॉपुलर मूवमेंट में बदल गई, पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई। फिर लोगों ने कंसीडर करना शुरू कर दिया कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की वजह से है, कि हमारा जो डिक्टेटर है वो ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी मर्जी से राज चलाते हैं, निरंकुश है हमारा जो डिक्टेटर है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। ये चीज लोगों ने माननी शुरू कर दी, और लोगों ने कहा कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए ही चाहिए तुनीशिया में। क्योंकि जो तुनीशिया है, द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी दैट स्टार्टेड इन तुनीशिया, और जो तुनीशिया में डिमांड शुरू हुई डेमोक्रेसी की, तो ये सारे मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज में फैल गई। शुरू तो ये काम तुनीशिया से हुआ, उसके बाद वेस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज थे, सारे कंट्रीज में लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी भी हमें भी क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। होस्नी मुबारक है, वो हैड बीन इन पावर इन इजिप्ट। होस्नी मुबारक पावर में था, मतलब कि वो एक डिक्टेटर था होस्नी मुबारक, इजिप्ट कंट्री में। वो 1979 से वहां पे होस्नी मुबारक का राज चल रहा था इजिप्ट कंट्री में। वो भी कोलैप्स हो गया, ठीक है। उसको भी लोगों ने कोलैप्स कर दिया एज अ रिजल्ट ऑफ द मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, क्योंकि लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए भी हमें तो डेमोक्रेसी ला के दो। In addition, the influence of Arab Spring could also be seen in Yemen, और इस सब का प्रभाव यमन कंट्री में, बहरान कंट्री में, लिबिया में, सीरिया में सब जगह देखने को मिला। सब जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई, लोगों ने हर जगह डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू कर दी, एंड अवॉकनिंग थ्रू आउट द रीजन, और पूरे एरिया में डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू हो गई। इस टॉपिक को हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। ये आपका एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का एक टॉपिक था, जो रहता था वो हमने कर लिया। अब हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक है ब्रिक्स। ये हमारा चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर का सब यूनिट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स देखो क्या है, जो टर्म है ब्रिक्स, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? पहली बात तो ब्रिक्स में देश आते हैं। बी से होता है ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये हर देश का पहला लेटर है, तो इसको याद करना वैसे भी आसान हो गया ब्रिक्स को। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इसके ये पांचों देश है जो आपने याद करने हैं। पहले ये ब्रिक था, जब ये बना था तो ये ब्रिक था 2006 में। पर ब्रिक्स तब हो गया जब 2009 में जब इसकी मीटिंग हुई ब्रिक की, तो साउथ अफ्रीका ने भी अपने आप को ऐड करवा लिया। साउथ अफ्रीका है, इसे याद रखना, अमेरिका मत बना देना, ये अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक है।
तो साउथ अफ्रीका ने भी इसमें ऐड हो गया, साउथ अफ्रीका भी। तो इस तरह से ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है। अब ब्रिक्स का काम क्या है, ब्रिक्स क्या कहता है? ब्रिक्स कहता है कि हम आपस में पांचों कंट्री आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की म्यूचुअल 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 मतलब एक दूसरे के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम करेंगे, एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन, और एक दूसरे के देश में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपस में म्यूचुअल इक्वालिटी रखेंगे। 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स कंक्लूडेड इन ब्राजील। जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिक्स की, वो ब्राजील में हुई थी, और उसके चेयर्ड मतलब उसके हेड कौन थे? ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जार नैरो। ब्राजील के प्रेसिडेंट जार नैरो उन्होंने इस मीटिंग को चेयर्ड किया था, मतलब कि वो इस मीटिंग के हेड थे। हाँ जी, ब्रिक्स से समझ आ गया? मैसेज करो जरा मुझे, मैं फिर अगला पेज शेयर करती हूँ। और अगला टॉपिक है इसी में रशिया। वैसे तो हम रशिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है हमने, फिर भी हम इस टॉपिक में से भी रशिया कर लेते हैं, मतलब कि बोर्ड ने स्पेशल नोट्स भेजे हैं तो ऑब्वियसली हमें करने चाहिए। तो रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। जो पहले यूएसएसआर थी, रशिया उसका बड़ा पार्ट था, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन से पहले तो यूएसएसआर थी, तो रशिया उसका एक पार्ट था। पर जब सोवियत यूनियन टूट गई, डिसोल्यूशन हो गया सोवियत यूनियन का, कब हुआ था डिसोल्यूशन सोवियत यूनियन का? लेट 1980s में और अर्ली 1990s में। 1990 के शुरुआती दौर में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तब जो रशिया था ना बेटा, वही यूएसएसआर का सक्सेसर बना था। सक्सेसर कौन होता है? जो पावर संभालता है। सक्सेसर कौन होता है? जो पावर संभालता है, ठीक है। जितनी भी यूएसएसआर की ट्रीटीज थी, संधियां थी, सारी रशिया के पास चली गई थी। तो रशिया की जो जीडीपी है वो आज के टाइम में 11th इन द वर्ल्ड है। रशिया के पास अपने बहुत से मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, गैसेस, रशिया के पास सब कुछ है। इन एडिशन रशिया के पास रशिया एक न्यूक्लियर कंट्री है। इसके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, बहुत ही अच्छे बढ़िया क्वालिटी के वेपन्स है रशिया के पास। रशिया एक परमानेंट मेंबर है यूएन का। परमानेंट मेंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जब हम यूएन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि परमानेंट मेंबर की कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। अगला पेज शेयर करती हूँ, वेट करो। आगे देखो, रशिया इस परमानेंट मेंबर है यूएन का, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसे P5 कहा जाता है, P5, ठीक है। उसके बाद इंडिया का टॉपिक है, इसमें तो इतना ही था ना, कितने मल्टी डायमेंशनल तरीके से तरक्की कर रहा है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, ग्लोबल पावर है, वर्ल्ड लेवल की पावर है, और ये हर तरफ से मल्टी डायमेंशनल मतलब हर तरफ से इंडिया तरक्की कर रहा है। इकोनॉमिकली, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। करोड़ को ऐसे लिख देते भी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया के लिए बर्डन है। अब ये लिखने का तरीका ये है, इन्होंने ऐसे लिख दिया कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, आर्थिक तौर पे देखें, तो टारगेटिंग द गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कि हमारी कोशिश है कि हम इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, यानी कि बहुत बड़ा गोल है कि हम बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। हमारी एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट, ये हमारा गोल है। एन एंशियंट इंक्लूसिव कल्चर विद 200 मिलियन पीपल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब इम्पार्ट डिस्टेंट मीनिंग द साइलेंस ऑफ अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। कहते हैं हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग क्या है, वर्ल्ड के अलग अलग ग्लोब के अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए हैं, और जो इंडिया को न्यू पावर बनाते हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं। इनकी इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इंडिया जो है इसी बिहाफ से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ठीक है। इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो बाकी देशों के जो रिलेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट के हैं, वायलेंस के हैं, और फिर भी हमारे देयर आर बीन सीरीज ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स किए गए हैं हमेशा दोनों देशों की टेंशन को मैनेज करने के लिए और शांति स्थापन करने के लिए। दोनों देशों ने एग्री किया है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और वॉर का जो रिस्क है उसे रिड्यूस करेंगे। जो सामाजिक एक्टिविस्ट लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं,
उन्होंने भी कोशिश की है फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की दोनों देशों के बीच में। जो हमारे लीडर्स हैं पाकिस्तान के और इंडिया के, वो मिले भी हैं कई समिट्स में, मेटेड समिट्स, ताकि वो एक दूसरे को बेटर समझ सकें और सोल्यूशन फाइंड कर सकें टू द मेजर प्रॉब्लम्स, उन मेजर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड कर सके जो इन दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में है। अ नंबर ऑफ बस रूट्स, कई हमने बसेस भी चलाई हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। बस रूट के जरिए भी हमने दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है। ट्रेड भी होता है दोनों पंजाब के दोनों पार्ट्स के बीच में। बड़ा भी है ट्रेड पिछले 5 सालों से। वीज़ा मिलना भी अब काफ़ी आसान हो गया है, पाकिस्तान का वीज़ा मिलना या इंडिया का वीज़ा मिलना। इससे क्या साबित होता है कि हम पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नो रीजन एक्सिस्ट इन अ वैक्यूम, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर। कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं होता जो अकेला रह सके, वो बाहर की ताकतों से प्रभावित जरूर होता है। एंड इवन नो मैटर हाउ मच इट मे ट्राई टू इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम नॉन रीजनल पावर। कहते ये ट्राई करते हैं कई देश कि जो नॉन रीजनल पावर्स हैं उनसे अपने आप को प्रभावित ना किया जा सके, कि हम उनसे प्रभावित ना हो। अब चाइना और यूएस है रिमेन्स की प्लेयर्स। अब चाइना और यूएस हमारी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में दखल देते हैं, वो परे नहीं रहते। चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव हुए हैं पिछले 10 सालों में। पर चाइना की जो स्ट्रेटजी हमेशा रहती है पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप वाली, वो उससे इंडिया हमेशा इरिटेट होता है। ठीक है, चाइना और इंडिया के रिलेशन इम्प्रूव, साइनो इंडियन मतलब इंडिया चाइना के रिलेशन इम्प्रूव हो रहे हैं, पर पाकिस्तान ने हमेशा पार्टनरशिप की है, चाइना ने हमेशा पार्टनरशिप की है पाकिस्तान के साथ, जिससे इंडिया इरिटेट होता है। द डिमांड ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ब्रॉट द टू एशियन जायंट्स क्लोजर। जायंट होता है बड़ी ताकतें, कहते हैं, पर अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है और डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए इंडिया और चाइना दोनों बड़ी ताकतें हैं, तो डेवलपमेंट की वजह से क्लोज आ गई है, क्योंकि डेवलपमेंट करनी है तो ट्रेड तो करना ही पड़ता है। और हमारी जो इकोनॉमीज है वो भी पिछले टाइम में जितना एक दूसरे के साथ ट्रेड करती थी, अब मल्टीप्लाइड उससे कई गुना ट्रेड करने लगी है 1991 के बाद से। कहने का मतलब है कि इंडिया और चाइना को हमारी ग्लोबलाइजेशन ने और हमारी डेवलपमेंट करने की इच्छा ने पास ला दिया है। अमेरिका भी इन्वॉल्व होता है साउथ एशिया में, हैज रैपिडली इंक्रीज्ड। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी साउथ एशिया में बहुत बढ़ गई है कोल्ड वॉर के बाद। जो अमेरिका है उसके अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ भी है। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूएस के पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशन हैं सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड इंक्रीजिंगली वर्क ऑन द। और अमेरिका ने हमेशा पूरा जोर लगाया है इंडिया और पाकिस्तान का मैटर सॉल्व करने के लिए, मीडिएटर बनने की हमेशा कोशिश की है अमेरिका ने। Economic reforms and liberal economic policies in both countries have greatly increased the depth of American partnership in this region। कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, दोनों देशों ने आपस में लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई है। लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब है दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार में छूट दी है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड द डेप्थ ऑफ अमेरिकाज पार्टिसिपेशन इन दिस रीजन। क्योंकि इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में अमेरिका ने अपनी पार्टनरशिप दी है, इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए हैं और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी दोनों कंट्रीज ने अपनाई है, क्योंकि अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया है। Large South Asian diasporas in the US and the huge size of population and markets of this region also gave America an added stake in the future to regional security and peace। कहते अब इंडिया है या साउथ एशिया है, इस तरफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यूएसए वाले कंट्री हमारी तरफ इतना ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि इन्हें हमारे देशों में से मार्केट मिलती है, ये हमारे देशों में आके अपना सामान बेचते हैं। और ये प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और पीस में, इस चीज़ के लिए टेंशन हो सकती है कि अमेरिका जैसे जो देश है वो हमारे देश में अपना सामान बेचते हैं और हमारा देश उनके लिए मार्केट का काम करता है। ठीक है, हाउ एवर वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन। कहते चाहे साउथ एशिया को ये कहा जाता है कि यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ही है, झगड़े ही होते हैं, और विल इवॉल्व इनटू अ रीजनल ब्लॉक विद सम कॉमन कल्चर फीचर्स। फिर भी साउथ एशिया के देशों में कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सेम है,
कुछ कल्चरल फीचर्स जो है वो सेम है, हम लोगों की ट्रेड इंटरेस्ट भी सेम है, और विल डिपेंड मोर ऑन द पीपल, हम लोग अपने देश के लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे साउथ एशिया के लोग अपने एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द रीजन देन एनी अदर आउटसाइड पावर, और हम चाहते हैं कि साउथ एशिया की कंट्री किसी और बाहर की पावर पे डिपेंड ना करें, एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करें और अपना मतलब काम चलाएं, मतलब अपना कॉमन इंटरेस्ट पूरे करें। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट है। कल को मैं डिसाइड देखती हूँ, प्लानिंग करती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या शुरू